हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। स्टार्ट करते हैं हमारा एक और पुराना आरपीएससी या आरएसएमएस एसपी का पेपर। पुराने क्वेश्चंस को करते रहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन ये है, बीच में कोई बातें नहीं होंगी, इसलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आज सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 10 क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बताइएगा आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की स्थिति से मिलान कीजिए। हालांकि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, पर कहीं ना कहीं ये साइंस से भी कनेक्ट करता है। कभी कभी साइंस में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि साइंस और एनवायरनमेंट को जनरली एक ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क और बंदीपुर नेशनल पार्क। हालांकि ये सबको याद होंगे, नहीं होंगे तो आप याद कर लीजिएगा। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? कान्हा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को वैसे आपको पता है कैसे करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि इन क्वेश्चंस को ऐसे कीजिएगा जहाँ से आपको पता है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, पहले उनको मैच कर लीजिए। ठीक है, जैसे गिर नेशनल पार्क मुझे पता है गुजरात में है। ठीक है, गिर गुजरात में है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। और बांदीपुर, अगर आपको कर्नाटक तमिलनाडु में कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया ही हुआ है, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में, और इसके बाद याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने मैच कर दिया है, आप देख लीजिएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए का बी है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको एक पता है, जैसे मुझे पता है थर्ड है ना, गिर का गुजरात होगा, यानी तीसरे का डी होगा। अब तीसरे का डी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक ही ऑप्शन में है, तो फिर एक ही ऑप्शन से काम बन जाता है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलते हैं। विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था? तो हमसे पूछा गया है कि पृथ्वी सम्मेलन, इसका नाम और भी होता है अर्थ समिट, इसे अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन, है ना, रियो सम्मेलन भी कहते हैं, रियो समिट भी कहते हैं। यानी कि ये रियो दे जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन 2002 में, ये किसके लिए हुआ था? ये एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हुआ था। एनवायरनमेंट मतलब हमारी जो भी इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, इन सब के अर्थ कैसे हम इस जो हमारे एनवायरनमेंट को लॉन्ग सर्वाइवल बना सकें, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इसको सुरक्षित रख सकें, है ना। तो इसका क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारे ऊपर और जानवरों के ऊपर, जो भी एनिमल्स होते हैं, यानी कि इकोसिस्टम होता है, उस पर पड़ता है, तो उसके लिए किया गया था। अब यहाँ पे आपको मुझे एक चीज़ और बतानी है कि ये सम्मेलन फर्दर, ये जो क्योंकि किसके लिए किया गया था? अर्थ को बचाने के लिए। अर्थ को कैसे बचा सकते हैं? हमारे एटमॉस्फेयर को क्लीन करके। ठीक है, यही सम्मेलन को फर्दर किया गया था 2007 में, इसके बाद किया गया था 2012 में। तो ये कहाँ पे किया गया था 2007 वाला, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। 2002 में जो किया गया था उसका नाम था पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट या रियो सम्मेलन, जो कि रियो द जेनेरियो में हुआ था। लेकिन 2002 के बाद में फर्दर जब 2007 में हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो सबसे पहले बताऊं कि सबसे पहले अंतरिक्ष में गया कौन था। तो आपको याद होगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले हमारे अंतरिक्ष में गए थे। अब अंतरिक्ष में गए थे ये तो सबको याद रहता है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, पर वो किस रॉकेट में, किस अंतरिक्ष यान में बैठ के गए थे? तो उसका नाम था अपोलो 11। अपोलो 11, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ना, एक्चुअली यहाँ पे अपोलो सेकंड लिख दिया इन्होंने, यहाँ पे ये 11 लिखना चाह रहे होंगे, इसलिए इसका आंसर शायद पहले थर्ड लगाया गया था, उसके बाद में से कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि इसका आंसर अपोलो 11 है, राइट, सेकंड नहीं है, 11 है। तो वो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से शायद ये क्वेश्चन डिलीट हो गया होगा, लेकिन इसका आंसर है अपोलो 11। अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ पे गए थे? अंतरिक्ष में गए थे। अब आपको मुझे एक आंसर करना है। अब तक भारत से तीन लोग कहाँ गए हैं? अंतरिक्ष में गए हैं। उन तीनों के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और एक और महिला है, एक और फीमेल है हमारे भारत से, जो बहुत जल्दी यूनिवर्स में जाने वाली हैं, उनका नाम हम देखेंगे। लेकिन अभी आपको तीन लोग जो जा चुके हैं अभी तक भारत में, जो भारतवंशी हैं या भारतीय मूल के हैं, वो तीनों लोगों के नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ठीक है, तो अपोलो 11 से तो कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी गए थे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। देखो मैं इसीलिए कह रही थी आपको, यहाँ पे मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि इस बार पूछा गया है जनक किसे कहते हैं। इसके पहले एक पेपर हमने सॉल्व किया था, वहां पे पूछा गया था कि नैनो टेक्नोलॉजी
नाम किसने दिया, यानी नैनोटेक्नोलॉजी शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, वो नाम किसने दिया? तो मैं आपको बता दूं, वो नाम दिया गया था नारियो तानीगुची के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? नारियो तानीगुची। ठीक है, ये तो नाम दिया था। अब इस बार पूछा गया है कि इनके जनक कौन है। तो इनके जनक जो है वो रिचर्ड फेमेन है। इनके जनक कौन है? रिचर्ड फेमेन। नैनो टेक्नोलॉजी पे इन्होंने काम सबसे पहले किया, नोटेबल काम इन्होंने सबसे पहले किया रिचर्ड फेमेन ने। और नाम किसने दिया था? नाम नारियो तानीगुची ने दिया था। तो नाम दिया है इसलिए इनका नाम ना से है, नाम दिया था इन्होंने। और ये रिचर्ड फेमेन है, इसको फादर कहते हैं, यानी कि एफ से समझ लीजिए, फादर ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि क्या होगा कि बाकी सब तो आपको पता है, निकोला टेस्ला भी नहीं है, लिनस ये सब नहीं है, पर अक्सर छोटी छोटी चीज़ कंफ्यूज हो जाती है कि तानीगुची होगा या फेमैन होगा। तो आपको वहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा कनेक्शन बिठा लेंगे तो ऐसे याद रह जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे हमारे ये फिंगर्स होते हैं ना, तो फिंगर्स में अलग अलग मार्क्स होते हैं, इससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कौन कैसा होता है। मतलब जैसे कहीं पर फिंगरप्रिंट छूट जाते हैं तो आपने देखा होगा सीआईडी वगैरह में। लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है कि हमारी बॉडी में जो कोशिकाएं होती हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर कोशिकाएं होती हैं, हर एक जगह ब्लड में होती हैं, बालों की जड़ों में होती हैं, स्किन में होती हैं, बोन्स में जो बोन मैरो पाया जाता है, मेरू रज्जु मेरू रज्जु पाया जाता है, उसके अंदर सबके अंदर कोशिकाएं होती हैं। कोशिका के अंदर कोशिका का केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, और डीएनए की स्ट्रक्चर वैसे आप जानते होंगे कि डीएनए की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे द्विकुंडलित टाइप की होती है। और द्विकुंडलित होती है तो यहाँ पे कुछ शर्कराएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या होती हैं? कुछ शर्कराएं पाई जाती हैं इसके अंदर। तो इनका एक क्रम होता है, एक सिस्टम होता है। यानी बस यूं मान लीजिए कि पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सबके डीएनए अलग अलग होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा साइंस में नहीं जाएंगे, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि अगर हम साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं तो भी हमको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाए। तो हमने देखा डीएनए कहाँ होते हैं? कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्र के अंदर डीएनए होते हैं। डीएनए में कुछ इस तरह से पैटर्न दिए होते हैं ना, A T G C वगैरह के पैटर्न होते हैं। अब ये जो पैटर्न्स होते हैं ना, वो पूरे वर्ल्ड में किसी के रिपीट नहीं होते हैं, सबके डीएनए के पैटर्न अलग अलग होते हैं। हाँ, जैसे मेरे जो डीएनए के पैटर्न है वो पूरी दुनिया में सबसे अलग होंगे, लेकिन मेरे पैटर्न का कुछ हिस्सा मेरे पेरेंट्स के साथ जरूर मैच करेगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, बस हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, ये पेरेंट्स का ये बच्चा है, इतना पता लग सकता है। साथ में डीएनए सबके अलग अलग होते हैं, तो उससे हम आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हालांकि फिंगर का यहाँ कोई रोल नहीं है, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसको नाम दिया गया है। तो ये तकनीक किसने विकसित की थी कि हाँ, हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि डीएनए को चेक करेंगे और पता चल जाएगा। तो ये पता किया था एलेक जेफरी ने। किसने पता किया था? एलेक जेफरी में। अब चूंकि यहाँ पे एक नाम और आया है, दैट इज द लाल सिंह। ठीक है, तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं लाल सिंह के बारे में, क्योंकि चूंकि इंडियन जैसा नाम लग रहा है ना, हाँ ऑफ कोर्स इंडियन ही है। तो ये हमारे यहाँ के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने डीएनए के लिए काम किया और इंडिया के हैं, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है किसको? लाल सिंह जी को। मतलब भारत में रह के इन्होंने डीएनए पे काम किया है, तो भारत में तो ये पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डीएनए पे काम किया। अदरवाइज जो हम नॉर्मली मान के चलते हैं वो एलेक जेफरी को मानते हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्सिनोमा क्या होता है? देखिए, कार्सिनोमा ये बिल्कुल एक थोड़ा सा डिफरेंट या टफ क्वेश्चन जैसे माना जा सकता है, वो पूछ लिया है। बट कोई बात नहीं, अगर अगली बार आएगा तो सही कर देंगे। अगर इतना टफ क्वेश्चन कभी पूछा जाता है तो छोड़ा भी जा सकता है। ठीक है, और आई चैलेंज की जनरली साइंस वाले बच्चों को भी ये नहीं पता होता है। तो कार्सिनोरा किससे संबंध रखता है? तो आप याद रखिएगा कि जो त्वचा होती है और म्यूकस झिल्ली जो होती है, तो त्वचा और म्यूकस झिल्ली का जो ट्यूमर यानी कि कैंसर जो होता है, यानी स्किन कैंसर आप इसको एक तरीके से समझ सकते हैं। हाँ, इतना तो मैं आपको बता सकती हूँ कि कार्सिनोमा में ये जो शब्द है ना, पीछे आगे कार्सी, ये कहीं ना कहीं कैंसर से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, है तो ये ट्यूमर ही। अब लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या कर रखा है, हर जगह ट्यूमर ही दे रखा है, तो इसलिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसमें ये त्वचा का कैंसर होता है, स्किन कैंसर इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो और इवन ये भारी स्किन ही नहीं, अगर जैसे समझो कि
आमाशय है या हृदय है, हृदय के बाहर जो झिल्ली पाई जाती है, या ब्लड वेसल्स हैं, रक्त की नलियाँ हैं, तो कहीं भी कोई भी जो झिल्ली होगी, उस झिल्ली पे अगर ट्यूमर होता है तो उसे कार्सिनोमा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल एक समझौता है, ये किससे रिलेटेड है? तो सबसे पहले बता दूं क्योटो प्रोटोकॉल क्या चीज़ है। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि ये ग्रीन हाउस को लेकर है। ठीक है, ग्रीन हाउस मतलब क्या होता है? अब कौन कौन सी गैसेस ग्रीन हाउस में आती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प है, ठीक है, इसके अलावा मीथेन है, मीथेन को हम CH4 लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो गैसेस हैं ना, वो क्या करती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देती है। यानी कि CFC भी है, CFC भी करती है, तो ये सारी गैसेस ग्रीन हाउस को बढ़ावा देती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि सन की लाइट हमारी अर्थ तक आ तो सकती है, परंतु अर्थ से वापस नहीं जा पाती, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप हो जाती है, रोक ली जाती है एटमॉस्फेयर के द्वारा। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ। जब आप कार के अंदर बैठते हैं ना, तो कार बहुत ज़्यादा गर्म होती है अगर उसके शीशे चढ़े हुए होते हैं। आपने कहीं कार पार्क कर दी, जब आप खोल के उसके अंदर बैठेंगे ना, तो आपको एकदम से लगेगा कि इतनी ज़्यादा गर्म क्यों है, क्योंकि वो एक तरीके से क्या होता है, एनर्जी को या जो हीट है ना उसको ट्रैप कर लेती है। तो ऐसे ही क्या होती है, हमारी अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में ये सारी गैसेस भी होती हैं, CO2 भी होती है, जलवाष्प भी होती है। तो ये क्या करती हैं, एनर्जी को ट्रैप कर लेती हैं। तो अगर ये गैसेस लिमिटेड से ज़्यादा होंगी, हालांकि ये फायदेमंद भी है, तभी हमारी धरती थोड़ी गर्म रह पाती है, वरना तो मार्स की तरह बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी और यहाँ का पूरा पानी जम जाएगा। तो एक लिमिट तक तो ठीक है कि अर्थ को गर्म बना के रखती है, ठीक है, लेकिन बात यह है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर वो भी हमारे लिए हानिकारक है ना। तो ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होना चाहिए, मतलब एक लिमिट तक होना चाहिए। तो ये क्या हुआ कि हम CO2 वगैरह ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ते जा रहे हैं अर्थ पे, इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था। तो ये कब किया गया था? 1992 में, 1992 में किया गया था, ठीक है। और ये किसने किया था, मतलब कहाँ किया गया था? ये UNFCCC इससे रिलेटेड है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। F फॉर फ्रेमवर्क लिख लीजिएगा, U मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, है ना। फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑन क्लाइमेट चेंज आप लगा लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC से रिलेटेड है, ये आप याद रखिएगा। तो इसमें एनवायरनमेंट के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, अच्छी बात है। ये क्वेश्चन फिर क्या होता है, एक हमारा जो फोबिया होता है ना साइंस को लेके, वो दूर कर देता है कि हाँ टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनवायरनमेंट के पूछे गए, हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजस्थान में NBPGR का प्रादेशिक केंद्र कहाँ पर है? देखिएगा, एक हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था, उसमें पूछा गया था कि जो ICR है, ICR का प्रादेशिक केंद्र राजस्थान में कहाँ पे है, ठीक है। तो उसका हमने देखा था सीरी था, और सीरी कहाँ पर है? झुंझुनू में, पिलानी में है। अब हम पूछ रहे हैं NBPGR का प्रादेशिक केंद्र का है। अब पहली बात तो NGPR क्या चीज़ है, तो मैं आपको बता दूं, ये भी ICAR का ही एक सेंटर है, यानी कि एक लैब कह सकते हो वो है। इसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसका जो हमारा सेंटर है, प्रादेशिक सेंटर, वो जोधपुर में स्थित है ना। तो आपको याद रखना है कि NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कि ICR की ही एक तरीके से लैब है, वो कहाँ पर है? जोधपुर में है। और सीरी कहाँ पर है? सीरी याद रखिएगा, सीरी हो गया CEERI, है ना। इसका प्रादेशिक केंद्र पूछा जाए तो वो है हमारा झुंझुनू के पिलानी में। ओके, ये तो टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, ये जस्ट एक याद करने वाले क्वेश्चन है, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम साइंस पढ़ते हैं और हमें ये नहीं पता कि इंडिया में साइंस का जो विभाग है, प्रौद्योगिकी है, वो कब इस्टेब्लिश की गई थी, राइट। तो राजस्थान में ये इस्टेब्लिश की गई थी 1983 में। राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग कब बनाया गया था? 1983 में। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में ये कब बनाया गया था? तो मैं आपको बता दूं कि भारत में ये बनाया गया था 1971 में, इसको बनाया गया था। तो अगर भारत का पूछ लिया जाए कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का बनाया गया था, तो 1971 में बनाया गया था। और राजस्थान का पूछेंगे तो 1983 में बनाया गया था। अगर आप किसी और स्टेट से देख रहे हैं
तो आप सब लोग चेक कर लीजिए कि अपने अपने स्टेट में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष में एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन होते हैं। अगले 10 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।